आपको पता है सैटेलाइट टाउन डेवलप करने एमडीए ने, सही, उन सैटेलाइट टाउन में से हमें 868 प्लाट उन्होंने देने। सही, जब वो हमें देंगे डेवलप करके तब ही हम इस काबिल होंगे कि हम माजरीन को वहाँ आबाद कर सकें। तो बाकी लोगों, यहाँ लोकल लोगों की मेहरबानी है कि 5-5, 6-6 सालों से हम उनकी अराजी पे माजरीन को आबाद किए हुए हैं। वो लोग खुद भी तंग परेशान हैं। तो हमारी अवलीन कोशिश ये है कि जैसे ही ये प्लाट्स का कोई हो तो हम इन लोगों को उठा के वहाँ इनके प्लाट्स में शिफ्ट कर दें। अच्छा, आपके पास जिस तरह आपने आईडी कार्ड के हवाले से बताया था, क्या कोई लिमिट रखी गई थी कि ये 5 साल में लोग वापस चले जाएंगे और आईडी कार्ड रिन्यू नहीं हो सकेगा क्या? नहीं, फर्ज करते मेरा शनाख्ती कार्ड है, मेरे शनाख्ती कार्ड पे भी यही लिखा हुआ था कि 5 साल के बाद ये खत्म हो जाएगा। आपका अपना होगा, उस पे भी यही लिखा हुआ। सही, वो तो है। जी हाँ, ये डेट एक्सपायर हो गई। इनका दोबारा ना बनने की वजह क्या हो सकती है? ये कोई उनकी सिस्टम में आ रहा है, नादरा के सिस्टम में। वो मिनिस्टर साहब अपने लेवल पे कर रहे हैं, जो इनका जो होता है, तो इंशाल्लाह शनाख्ती कार्ड की वो तजदीद भी शुरू हो जाएगी, नए भी जारी होने शुरू हो जाएंगे। तो जिस तरह ये एक बशीर शहीद कैंप में सिर्फ एक शख्स जो है वो 1.25 लाख रुपया किराया ले रहा है और 7 साल से वो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, तो इस तरह 1 करोड़ तो सिर्फ एक शख्स के पास चलेगी और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें। और अगर यही रकम लगा दी जाती उस वक्त, तो क्या ये बन नहीं सकते थे? महकमा मालियात इस हवाले से अगर कोशिश करके एमडीए पे प्रेशराइज नहीं कर सकता? नहीं, एमडीए को महकमा मालियात कैसे प्रेशराइज करेगा? चीफ सेक्रेटरी साहब के स्टैंडिंग आर्डर मौजूद हैं कि फौरी तौर पे माजरीन को यहाँ से शिफ्ट करें, उन्हें राशि सहूलतें दें। बड़ी हैरत की बात है कि मतलब सिर्फ एक कैंप में 1 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है सिर्फ उनकी। उसके बाद पानी के टैंक बनाना, दूसरी फिटिंग्स वगैरह वो करना, और सिर्फ किराए की मद में 1 करोड़ रुपया दिया जा चुका है। तो उन फैमिलीज को सेटल किया जा सकता था। जी बिल्कुल। जी, इस सिलसिला में अर्ज है कि जो आपने पॉइंट उठाया कि 1 करोड़ रुपया एक फैमिली के पास चला गया है, जी, ये सिर्फ एक फैमिली के पास ही नहीं गया। 5000 फी कनाल अराजी हम मुहैया कर रहे हैं 10 कैंपों में, 10 लोगों को, यानी कि मुकामी लोगों को। अच्छा, ये ठीक ठाक अखराजात हैं। इसी चीज़ को देखते हुए ही चीफ सेक्रेटरी साहब ने पिछले साल ये ठोठे के लिए जो माजरीन के लिए जगह मुहैया की थी कि इन्हें डेवलप करके फौरी तौर पर हवाले किया जाए ताकि इन अखराजात से बचा जा सके। सही, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ प्रोग्राम में थे, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में हमारे साथ आज मौजूद हैं वज़ीर बहालियात आज़ाद कश्मीर अब्दुल माजिद खान। उनको मैं प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम माजिद खान साहब। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया इस इशू पे बात करने के लिए। जी नहीं, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे लिया, और ये बड़ा अहम इशू है जिसके बारे में आप डिबेट कर रहे हैं। जी सर, इशू यकीनन आपने इस हवाले से सुन भी लिया होगा और आप तक यकीनन बात भी हमारी आपके साथ जब हुई थी। मुहाजिरीन जो कामसर के रहने वाले थे, उनका मसला ये था कि 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले में वो लोग जो हैं उनके घर बार तबाह हो गए थे। फिर वो बशीर शहीद मुहाजिर कैंप चेला बांडी में शिफ्ट हुए थे और पिछले 7 साल से वो एक कैंप में मौजूद हैं उनके मुताबिक। और हमने चूँकि फैक्ट्रीज़ को भी लाइन पे लिया और जिस शख्स की ज़मीन थी 30 कनाल ज़मीन का है, और उनका कहना यह है कि जनाब ना मैं वहाँ पे अब घर बना सकता हूँ, और वो लोग जो हैं चूँकि निकासी के लिए भी वहाँ पर खुदाई कर रहे हैं, बोरिंग कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो गटर्स वगैरह जो लोग बना रहे हैं वहाँ पर, उस वजह से भी उसकी ज़मीन को जो है वो नुकसान हो रहा है। और मुहाजिरीन का जो है, जो फैक्ट्रीज़ हैं, उनका ये कहना है सर कि हमें अगर हुकूमत लैंड प्रोवाइड करे तो फिर हम यहाँ से शिफ्ट होंगे। क्या कहेंगे आप, चूँकि वज़ीर बहालियात भी हैं और इस मसले के हवाले से आप जो है वो आपका ताल्लुक भी है इसके साथ? मैं इसमें सबसे पहले तो आपके, क्योंकि जो टॉपिक आपने मुझसे पूछा, इसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस भी है और इम्पोर्टेंस के साथ ये हमारे वजूद का एक हिस्सा भी है जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं। जी जी। पहली बात तो ये है कि मैं इनको महाजर तस्वर नहीं करता, ये रियासत के शहरी हैं और इनके इतने इक्वल राइट्स हैं जितने मेरे हैं या आपके हैं। जी। जहाँ तक आपने इनकी रिहाइश का जिक्र किया, तो मैं एक चीज आपको जिक्र करता चलूँ कि ये इशू आज का नहीं है, और 2005 के बाद, ज़लज़ले के बाद, ये सिर्फ बशीर शहीद कैंप की बात नहीं है जी। इसमें और बहुत से इलाके हैं जहाँ पर हमारे रेफ्यूजीज इस वक्त, जो हमारे कश्मीरी भाई जो LOC क्रॉस करके यहाँ आए हैं जी, इसमें मानक पैया के अंदर हैं, इसमें फिर डिस्ट्रिक्ट बाग के अंदर हैं, इसमें फिर कोटली के अंदर हैं, कुछ हमारे भाई मीरपुर के अंदर हैं। तो मुख्तलिफ आज़ाद कश्मीर के इलाकों में इन्होंने रिहाइश इख्तियार की है। जो आप स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, ये जो चेला बांडी की, जी, कामसर की, जो आपकी कैंप की, तो इनके लिए हमने सबसे पहले जब हमने हुकूमत संभाली तो आते साथ ही ये हमारी कमिटमेंट थी कि इनको हम जो लैंड की इनकी जरूरत है वो हम उसको पूरा करें। उसके लिए हमने 319 कनाल रकबा ठोठा के मकाम पे हमने इसको एक्वायर किया। आजकल वो क्योंकि MDA के पास है और MCDP उसके अंदर डेवलपमेंटल वर्क कर रही है। जी। मैंने इससे कबल भी 3 रिमाइंडर्स उनको दिए हैं। मैंने खुद चेयरमैन MDA को भी टेलीफोन किया कि आप इसको हमें जल्दी हैंड ओवर करें ताकि हम इनको रिस्पेक्टेबल प्लेस के ऊपर शिफ्ट कर सकें। जी।
एक तो ये मैं आपको क्लेरिफाई करता चलूं, जहां तक जमीन का इशू है वो ऑलमोस्ट गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली है। उसके अंदर जो डेवलपमेंटल वर्क है उसमें थोड़ी सी अभी डिलेज हैं, जिसकी वजह से हम इनको वहां पर प्रॉपरली शिफ्ट नहीं कर पा रहे। सही। यहाँ तक आपने जिक्र किया 2005 का, तो मैं आपको एक बात जरूर करता चलूं कि माजी में भी जो हुकूमतें आई तो उन्होंने कभी भी इनसे वोट की हद तक तो जरूर बार्गेन किया, जी जी, मगर कभी इनके इश्यूज को एड्रेस नहीं किया। और आप ये देखें कि हमने असेंबली में इनकी नुमाइंदा है मैरुन्निसा साहिबा, उनको ट्वाइस असेंबली में आ रही हैं जी, और आप यकीन करें कि हाँ कभी कभी इनके इश्यूज आए कि इनके आईडी कार्ड का इशू है, इनके स्टेट सब्जेक्ट का इशू है, मगर किसी ने एज सच प्रॉपरली इनकी इस रिहाइश के इशू को टेकअप नहीं किया। जबकि अतीक साहब उस वक्त वजीर आजम थे और उनके पास वसाइल की भी कमी नहीं थी जी, और उससे कबल मतलब उन्होंने बहुत से प्रोजेक्ट्स को अनाउंस किया, मगर उन्होंने कभी इनकी इस प्रोजेक्ट को टेकअप नहीं किया। जबकि हमेशा वो ये कहते रहे कि मैरुन्निसा साहिबा जो हैं वो रेफ्यूजीज की रिप्रेजेंटेटिव हैं और वो उस पार से आई हैं, तो हमारे लिए वो भी काबिल एहतराम है। मगर हम इन सारी सियासी जो रजिशें हैं इनसे बाला ताक होके, क्योंकि ये हमारे वजूद का हिस्सा है और हमें ये रियासत के शहरी हैं और इनके राइट्स हैं और इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना हमारी अवली जिम्मेदारी है, जिसको पूरा करने के लिए हम अपने हर लेवल के ऊपर, मैंने इनके बहुत से इशूज आपके साथ टेकअप किए। इनके बच्चों की किताबों का इशू था, इनकी रिहाइश का इशू था, पीने के साफ पानी का इशू था, स्कूल्स का इशू था, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स का इशू था और इसके लिए हमने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव थ्रेड पे डिस्कशन भी की है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इसमें बड़ा इंटरेस्ट लिया है और इसके लिए हमने महकमों को जो कंसर्न महकमे थे उनको हमने इसके बारे में डायरेक्शंस भी दी हैं। साथ साथ क्योंकि अब भी आमदा बजट है हमारा और इस बजट में हम क्योंकि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हमारी जो एक नुमाइंदा जमात है उन्होंने भी इस बारे में हमसे बात की है और उन्होंने भी अपने कंसर्न्स को तहरीरी तौर पर हमें भेजा है। तो मैं बिल्कुल आपकी इस बात से 100% एग्री हूँ कि जो उनको प्रॉब्लम्स है वो बड़ी गंभीर प्रॉब्लम्स है, इनकी मुश्किलात बड़ी गंभीर मुश्किलात है और जिनको हल करने के लिए हम अपनी शबाना रोज मेहनत को जारी रखे हैं। अच्छा सर, आपसे ये भी हम चूंकि आप इस मुतलका महकमे के हवाले से भी आपकी काफ़ी खिदमात हैं और फिर आपने आते ही बहुत सारे मामला और भी हल किए हैं। इसमें हमने चूंकि इस प्रोग्राम में हम जो जितने हमारे राब्ते थे उन राब्तों के जरिए, चूंकि आप बाहर भी गए थे, मुल्क से बाहर थे, इस वजह से आपसे रब्ता नहीं हो रहा, लेकिन इस दौरान हम जो मुतलका महकमा जात हैं, MDA भी और MCDP भी, उन लोगों के नुमाइंदे जो है मुसलसल कतराते रहे प्रोग्राम में आने का उन्होंने मतलब अंदिया दिया कि जी आज मीटिंग है, आज फलां वजह है। तो क्या आपकी उनके साथ मीटिंग्स होती हैं तो क्या उनमें भी वो इसी तरह का रवैया रखते हैं इन मुहाजिरीन के हवाले से या इफेक्टीज के हवाले से? इसमें सबसे बड़ा इशू ये है जी कि यहाँ प्रायोरिटीज की बात है। यहाँ डिपार्टमेंट्स की भी एक मिजाज बना हुआ था माजी में जी, और वही बात है कि वो मिजाज को तब्दील करने के लिए आपको फिर एक हिकमत अमली को भी अडॉप्ट करना है जी। तो उस मिजाज को इंशाल्लाह, क्योंकि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और उस मिजाज को तब्दील करना, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में ये मिजाज वाली हुकूमत नहीं चलती या ब्यूरोक्रेसी नहीं चलती। हमारे लिए वो काबिल एहतराम है, हमने कौन से नाजायज काम नहीं कराने जी, ना हमने उनको कोई नाजायज बात करनी है। हमने बेसिकली ग्रास रूट लेवल के ऊपर आवाम के इशूज को टेकअप किया है और उनको हल कराने के लिए हम कोशिश में लगे हुए हैं कि जितना जल्दी हम उस जो ठोठा के मकाम पे हमने एरिया लिया है उसकी डेवलपमेंट के बाद हमें दें, ताकि हम वहां पर इनको आबाद कर सकें, ये इज्जत की जिंदगी गुजार सकें, अपनी छत इनके ऊपर हो और इनके जो मसाइल हैं हम चाहते हैं कि उनमें कमी वाक़ हो जी। अच्छा सर, इस हवाले से आखिरी सवाल आपसे ये मैं पूछना चाहूंगा कि कोई टाइम फ्रेम दिया जा सकता है इनकी शिफ्टिंग का, इनकी बहाली का? भाई मेरे टाइम फ्रेम तो ये है ना कि हमें जमीन एक्वायर हो गई है, जो सबसे बड़ा टाइम फ्रेम था वो कंसर्न खत्म हो गया, ठीक है ना जी। अब उसमें यह है कि किसी पहाड़ की चोटी पे ले जाके या किसी ऐसी जगह पर जहाँ दरख्त हो, जंगल हो या बेआबान इलाका हो, जहाँ ना पानी हो, सीवरेज हो, ना रहने की सहूलतें हो, वहां ले जाके जब हम इनको शिफ्ट करेंगे तो फिर एक और ह्यू एंड क्राई होगी कि यहाँ पर ये सारी बेसिक जिम्मेदारी सहूलतें नहीं है। सही। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर डेफिनेटली उसका एक टाइम फ्रेम होता है, क्योंकि ये मुजफ्फराबाद सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंडर है और उसके कई प्रोजेक्ट्स वो इस वक्त कर रहे हैं और उसमें मेरे ख्याल ब्रिगेडियर साहब हैं वहाँ पर, ब्रिगेडियर वाला साहब जी जी, तो वो इनको देख रहे हैं। हमने उनको तहरीरी तौर पे भी लिखा है, ज़बानी तौर पे भी हमने उनको कहा है, बल्कि कल भी मैंने अपने कमिश्नर को डायरेक्शंस दी हैं कि वो MCDP वालों के साथ मिलकर इस इशू को जितना जल्दी पॉसिबल मुमकिन हो उसको सेटल करें,
ताकि हमें पता लग सके कि कब ये हमें ज़मीन की पोजीशन देंगे और हम इनको इनके जायज़ मकाम के ऊपर जहाँ रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें